बच्चों, आज हम लोग 11th क्लास की फिजिक्स में तरलों के आंतरिक गुण का लेक्चर नंबर 14 पढ़ने जा रहे हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे टॉर्सली की प्रमेय। ये एक बर्नौली की प्रमेय का अनुप्रयोग है। इसके पहले हम लोग एक अनुप्रयोग और पढ़ चुके हैं जो वेंचुरी मीटर था। वेंचुरी मीटर को डिटेल में हम लोगों ने इसके पिछले वाले वीडियो में पढ़ा है। आज हम लोग पढ़ेंगे टॉर्सली की प्रमेय क्या होती है। इसमें हम वायसराय वेग को भी समझेंगे और बर्नौली के प्रमेय के आधार पर इस टॉर्सली प्रमेय को सिद्ध भी करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि वायसराय वेग होता क्या है। वायसराय वेग का मतलब होता है कि जब किसी टैंक में द्रव भरा हो, मान लो हमने एक टैंक बनाया और उस टैंक में हमने एक द्रव भर दिया। द्रव कोई किसी भी प्रकार का हो सकता है, नहीं घनत्व उसका कुछ भी हो। अगर हम मान लेते हैं इसमें हमने यहां पर एक द्रव भर दिया और इसमें अगर यहां पर एक छेद बना देते हैं तो इससे द्रव बाहर निकलने लगता है। इस तरीके से जैसे बाहर पानी आएगा, ये जिस वेग से पानी बाहर आता है उस वेग को हम कहते हैं वायसराय वेग। तो बहुत सिंपल सी परिभाषा है वायसराय वेग की। द्रव से भरे किसी टैंक में किसी गहराई पर बने छिद्र से निकलने वाले द्रव के वेग को वायसराय वेग कहते हैं। मतलब कोई भी टैंक है, उस टैंक में द्रव भरा है और उसकी दीवार पर कहीं पर भी छेद बना दें तो उससे जो द्रव निकलेगा, जिस वेग से निकलेगा, ठीक है ना, उस निकलने वाले द्रव का जो भी वेग होगा उस वेग को हम कहते हैं वायसराय वेग। यानी इसको इंग्लिश में कहा जाता है वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। ये वायसराय वेग का मतलब हो गया। वायसराय वेग का मान कितना होगा ये हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम मानते हैं कि टैंक में जो द्रव भरा हुआ है उसकी ऊंचाई है, टोटल ऊंचाई कितनी है, h है। और इसके जो स्वतंत्र तल है इसका, उससे हमने h गहराई पर छेद किया है, स्मॉल h गहराई पर। तो नीचे से इसका कितनी गहराई हो जाएगी बताओ। अच्छा, कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ये इसकी तल से ऊंचाई हो गई। ये मान लिया टैंक, ये जो टैंक है ये यहां पर ऐसे रखा हुआ किसी तल पर। अगर हम ये मान लेते हैं कि यहाँ का जो वायुमंडलीय जो दाब है वो है PA, तो PA यहां पर भी लगेगा दाब और PA इस छिद्र पर भी लगेगा। प्रेशर तो सब जगह बराबर होगा। अब वायुमंडलीय प्रेशर, बाकी द्रव का दाब तो अलग अलग होगा, ठीक है ना। और जो द्रव भरा हुआ है उसका घनत्व तो मान लेते हैं रो है। इतनी बात आपको पहले लिख लेनी है। माना किसी टैंक में h ऊंचाई तक द्रव भरा है, इसका घनत्व रो है। द्रव के स्वतंत्र तल से h गहराई पर एक छिद्र है जिससे निकलने वाले द्रव का वायसराय वेग v है तथा वायुमंडलीय दाब हमने PA मान लिया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है PA। PA छिद्र पर भी होगा और इसके स्वतंत्र तल पर भी होगा। अब यहां पर यह समझना है कि हमको देखो, जब छिद्र यहां किया जाएगा तो इससे जो पानी बाहर निकलेगा, तो पानी के निकलने वाले जो द्रव का वेग है वो तो मान लिया हमने v है। और जब इससे पानी निकलेगा तो इसका जो तल है वो नीचे तरफ चलेगा। तो इस तल पर वेग और इस निकलने वाले छिद्र का वेग ये दोनों अलग अलग होंगे। इसका एरिया ज्यादा है तो इसका तल धीरे धीरे नीचे जाएगा। इसका एरिया बहुत कम है तो इससे निकलने वाले द्रव का वेग बहुत ज्यादा होगा। होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब है कि जब हम बर्नौली की प्रमेय लगाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको यहां पर यूज करते हुए सॉल्व करना है कि चूंकि छिद्र का आकार बहुत छोटा है, एरिया बहुत कम है, तो यहां से निकलने वाले द्रव का वेग तो बहुत ज्यादा होगा। लेकिन जो स्वतंत्र तल है, अगर छिद्र बहुत छोटा है तो इससे द्रव धीरे धीरे नीचे तरफ आएगा। द्रव धीरे धीरे आएगा, इसका मतलब यहाँ पर वेग हम इतना धीरे होगा तो उसके वेग को हम क्या मान लेंगे, 0। अगर एरिया इसका बहुत ज्यादा होता, छिद्र का निश्चित बड़ा होता, तो पानी तेजी से बाहर आएगा। तेजी से बाहर आएगा, नहीं ज्यादा पानी आएगा तो इसका तल भी बहुत तेजी से नीचे गिरेगा। तो जब नीचे बहुत तेजी से गिरेगा तो हम इसके वेग को 0 नहीं मानेंगे। बुक में ये पहले से मान के चलेंगे इसका वेग 0 है तल का। क्यों माना गया? क्योंकि तल का जो एरिया है वो बहुत ज्यादा है और जो छिद्र का जो एरिया है बहुत कम है। और ये हम जानते हैं वृत्तक सिद्धांत में, जहां पर एरिया ज्यादा होता है वहां पर वेग कम होता है। तो इसका मतलब है कि अगर जहां पर वेग ज्यादा होगा वहां पर
एरिया उस जगह कम होगा। तो एरिया इसको कम लेकर के, यानी बहुत छोटा छिद्र बना करके इस टॉर्सली प्रमेय को पढ़ा गया, हम लोगों ने पढ़ा है। तो इसमें हम जो यहाँ पर जो वेग होगा, यानी v1 मान लेते हैं, वेग कितना होगा 0। यहाँ पर जो वेग हमने मान लिया है v है, और वो किसका काम करेगा v2 का। तो आपको यहाँ पर बर्नौली की प्रमेय लगानी है स्वतंत्र तल और इस छिद्र के लिए। तो जरा बर्नौली प्रमेय जरा यूज करो। बर्नौली की प्रमेय से क्या लिख सकते हैं? पहले जरा स्वतंत्र तल पर वन प्रमेय कहती है एकांक आयतन की कुल ऊर्जा वो नियत होती है। तो स्वतंत्र तल के एकांक आयतन की ऊर्जा निकालो और क्षेत्र की निकालो एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, और दोनों को इक्वल करना है। तो बर्नौली प्रमेय से क्या लिख सकते हैं? बर्नौली प्रमेय होती क्या है? जरा बर्नौली की प्रमेय, जरा प्रमेय लिख लेते हैं हम लोग। बर्नौली प्रमेय होती है P1 प्लस 1/2 2v1 स्क्वायर। अब चूंकि दोनों जगह हॉरिजॉन्टल तो है नहीं, तो आप इसमें ऊंचाई भी शामिल करनी पड़ेगी। तो P1 प्लस 1/2 v1 स्क्वायर प्लस ρgh1 इक्वल टू P2 प्लस 1/2 v2 स्क्वायर प्लस ρgh2। ये बर्नौली प्रमेय होती है, इसकी मदद लेनी है बर्नौली प्रमेय से। अब जरा इसको इस पर स्वतंत्र तल के पे लगाओ। स्वतंत्र तल पर दाब कितना है? Pa। तो P1 का मान क्या हो जाएगा? Pa के बराबर प्लस 1/2 घनत्व तो है इसका रो v1। तो v1 कितना है? ये v1 का मान कितना है? 0। तो यहां पर आपको 0 करना है, प्लस ऊंचाई कितनी है? रो जी कैपिटल H। ऊंचाई कितनी है स्वतंत्र तल की? धरातल से h इक्वल टू, जरा छिद्र पर आ जाओ। छिद्र पर प्रेशर कितना है? Pa। एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों जगह सेम है, प्लस 1/2 v2 का मान कितना है? v के बराबर। वैसराव कितना है? v इसका स्क्वायर प्लस रो जी और h2 मतलब धरातल से कितनी ऊंचाई है छिद्र की? कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ऐसा लिख सकते हैं। इसको देखो, ये PA तो कैंसिल हो जाएगा, ये ऑलरेडी 0 हो चुका है वेग 0 होने की वजह से। वेग 0, एक बार ध्यान रखना है, वेग हम 0 तभी ले सकते हैं जब, कंडीशन आपको लगानी है, जब जो इसका एरिया है यानी इस तल का, उसका एरिया बहुत ज्यादा हो। किस कंपैरिजन में? इस क्षेत्र की कंपैरिजन में। इस कारण से जो v1 का जो मान है वो अप्रोक्सीमेटली 0 ले लेते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? इस प्रकार से तब अगर एरिया बहुत कम है तो फिर हम इसको 0 नहीं ले सकते, फिर आपको यहां पर v1 की वैल्यू रखनी पड़ेगी। लेकिन हमारे सिलेबस में ये मान के चला गया है कि इसका एरिया बहुत ज्यादा है टैंक का, तो इस कारण इसका वेग 0 लिया गया है। अब ये पार्ट 0 हो गया, क्या बचेगा? रो जी कैपिटल H इक्वल टू, यहां पर देखो 1/2 v स्क्वायर प्लस रो जी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रो जी स्मॉल h आ जाएगा। ये पार्ट फिर इससे कट जाएगा और इसको जरा इधर ले आओ तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1/2 v स्क्वायर इक्वल टू ρgh। ऐसे लिख सकते हैं। 2 से रो मर गया, क्या आ जाएगा यहां से? यहां पर आ जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू 2gh, या v इक्वल टू लिख सकते हैं √2gh। ये जो फार्मूला निकल करके आया है, इस फार्मूले को हम लोग ही टॉर्सली के प्रमेय कहते हैं। इस सूत्र को टॉर्सली की प्रमेय कहते हैं। इस सूत्र को टॉर्सली में कहते हैं। देखो, ये टॉर्सली ने तो ये तो हमने किससे? टॉर्सली के प्रमेय इस सूत्र को कहते हैं, लेकिन टॉर्सली ने एक शॉर्टकट भी बताया। ये तो एक बर्नौली प्रमेय आधारित जिसको हमने सिद्ध किया है। टॉर्सली एक्चुअल में कहते हैं, टॉर्सली ने क्या बताया बहुत शॉर्टकट, कि अगर हम यहां से इस स्वतंत्र तल से किसी द्रव को छोड़ दें तो इस क्षेत्र तक आते आते उसका वेग कितना हो जाएगा? देखो, जैसे मान लेते यहां पर इसका वेग कितना है? 0, यानी स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा जाए तो प्रारंभिक वेग कितना? 0 होगा। ऊंचाई कितनी है इसकी? h। g कितना? a कितना हो जाएगा? g के बराबर गुरुत्वाकर्षण काम करेगा। और
तो यहाँ पर वेग कितना हो जाएगा, तो इसमें आप फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। यहाँ से v का मान कितना हो जाएगा, v इक्वल टू 0 प्लस 2gh, या v इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2gh। यानी ये चीज आप समझना है कि अगर हम उस द्रव को स्वतंत्र तल से छोड़ दें तो छिद्र तक आते आते कितना वेग वो प्राप्त कर लेगा, वो हम गति के समीकरण से निकाल सकते हैं। तो ये शॉर्टकट अप्लाई किया था टॉर्सली ने कि अगर हमको किसी छिद्र से निकलने वाले द्रव का वेग ज्ञात करना है तो हम उस टैंक के ऊपरी वाले हिस्से से अगर द्रव को छिद्र तक आने में जितना वेग वो प्राप्त कर लेगा तो वो वेग v बराबर 2gh होगा। उस चीज को प्रूव करने के लिए फिर हमने इसकी मदद ली, बर्नौली की प्रमेय की, उसकी सहायता से भी यही चीज निकल करके आई। तो इससे पता चलता है कि टॉर्सली के अनुसार कि किसी टैंक, इसको नोट कर लो, पहले भी इसके लिखवाते हैं स्टेटमेंट क्या है। इस प्रमेय के अनुसार, किसके अनुसार, टॉर्सली के प्रमेय के अनुसार क्या सिद्ध होकर के आया है, अनुसार द्रव से भरे किसी टैंक में बने छिद्र से निकलने वाले द्रव का बहिस्राव वेग उस वेग के बराबर होता है जो द्रव को स्वतंत्र तल से छिद्र तक स्वतंत्रता पूर्वक गिरने पर प्राप्त होता है। ये चीज आप लिख सकते हैं टॉर्सली प्रमेय में कि इस प्रमेय ये कहती है कि द्रव से भरे किसी टैंक में बने छिद्र से निकलने वाले द्रव का बहिस्राव वेग उस वेग के बराबर होता है जो द्रव को स्वतंत्र तल से छिद्र तक स्वतंत्रता पूर्वक गिरने पर प्राप्त होता है। मतलब इसको ये समझो कि एक तरीका इसका ये है, इस v बराबर से निकाले, एक तो हम निकाल सकते हैं बर्नौली प्रमेय से, और बर्नौली प्रमेय निकालने के बजाय टॉर्सली जो वैज्ञानिक, तो उन्होंने कहा कि बर्नौली प्रमेय के अलावा हम ये भी ज्ञात कर सकते हैं कि अगर स्वतंत्र तल से किसी द्रव को छोड़ दिया जाए तो जब स्वतंत्र छोड़ा जाएगा तो उसका वेग कितना होगा, 0, तो उसको छिद्र तक आने में कितना वेग प्राप्त कर लेगा, तो जितना वेग प्राप्त कर लेता है वो बहिस्राव वेग के बराबर होता है। तो हम इस तरीके से आसानी से भी इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टॉर्सली प्रमेय को हम बर्नौली प्रमेय के आधार पर इस प्रकार सिद्ध करेंगे। ठीक है, अब प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि हम ये भी ज्ञात करेंगे कि ये द्रव कितनी दूर गिरेगा, यानी ये रेंज कितनी होगी, यानी इसका क्षैतिज परास कितना होगा, और तो ये कैसे ज्ञात करेंगे। इसको ज्ञात करने के लिए पहले हमको क्षैतिज परास निकालना। क्षैतिज वेग तो चलो हमको पता है v के बराबर है, ये हमने निकाल लिया है अंडर रूट 2dh। अब ये समय निकालने कि इस छिद्र से इस यहां तक आने में कितना समय लगा। तो ये हम लोग प्रक्षेप वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि किसी भी पिंड को या द्रव को यहां से यहां तक आने में उतना ही समय लगता है जितना कि इस बिंदु से ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ किसी वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दिया जाए तो उसको पृथ्वी तक आने में लगता है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट यूज करना है कि द्रव को
मान लेते हैं यदि द्रव को H माइनस एच ऊर्ध्वाधर ऊंचाई तय करने में लगा समय अगर T मान लेते हैं, यदि द्रव को H माइनस एच ऊर्ध्वाधर ऊंचाई तय करने में लगा समय अगर T, मतलब उसको यहां से यहां तक आने में जितना समय लगेगा उतना ही समय उसको यहां से यहां तक आने में लगेगा v वेग से। तो जरा ऊर्ध्वाधर गति के लिए जरा समीकरण लगाओ। T है तो गति के समीकरण H बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ये वाला सूत्र लगाना है। ऊर्ध्वाधर गति के लिए u का जो मान होगा किसके बराबर होगा, ui के बराबर। भाई अगर हमको नीचे तरफ लाना है तो ui कितना होगा, ui और u का जो मान है ui बराबर, और ऊर्ध्वाधर वेग स्वतंत्रतापूर्वक कितना होगा, 0। तो ऊर्ध्वाधर वेग 0 हो जाएगा। समय हमने ऑलरेडी इसका मान रखा है t के बराबर, समय तो हमारा t के बराबर हो जाएगा। और जो ऊंचाई है वो कितनी ऊंचाई हो जाएगी, वो अप्रोक्सीमेट किसके बराबर हो गई, वो h माइनस एच के बराबर। ये वैल्यू जरा यहां रख दो तो यह आ जाएगा h माइनस एच इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, प्लस 1/2 gt स्क्वायर हो जाएगा। यहां से हम t की वैल्यू निकाल सकते हैं। t स्क्वायर कितना हो गया, 2h माइनस स्मॉल h अपॉन g, या t इक्वल टू लिख सकते हैं अंडर रूट 2 ब्रैकेट में h माइनस स्मॉल h अपॉन g। ये तो समय निकाल लिया हमने। जब समय निकाल लिया है तो द्रव द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी कितनी हो जाएगी, तो द्रव द्वारा क्षैतिज दिशा में चली गई दूरी, यानी उसका परास कितना हो, कितनी दूर गिरेगा, यानी r निकालना है। तो द्रव द्वारा क्षैतिज से चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, r इक्वल टू क्या होता है, क्षैतिज वेग गुणित समय। क्षैतिज वेग मतलब क्या है, यहाँ पर क्षैतिज वेग कौन सा होगा, वैश्राव वेग का मान निकाल चुके हैं हम 2gh। समय कितना लगता है, उड्डयन काल उसका अगर प्रक्षेप की भाषा में बात करें तो समय कितना हम लोग निकाला, वो भी निकाल चुके हैं। वैल्यू लगाते हैं यहाँ पर, तो r वैल्यू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 स्मॉल h क्षैतिज वेग हमारा पास 2gh इंटू समय कितना है, अंडर रूट 2 स्मॉल कैपिटल h माइनस स्मॉल h अपॉन g। अब देखो g से g कैंसिल, इसको लिख सकते हैं हम लोग r इज इक्वल टू अंडर रूट, तो देखो ये 2 दूनी 4, ये 2 तो बाहर हो जाएगा वर्गमूल से, और इसको लिख सकते हैं h माइनस h ब्रैकेट में h माइनस स्मॉल h। ये जो परास का सूत्र आया है इसकी सहायता से हम निकाल सकते हैं कि द्रव कितनी दूर गिरेगा। ये इसका क्षैतिज परास हो गया, ठीक है, इसको नोट कर लो जरा पहले। इसका हमने परास निकाल लिया, r इज इक्वल टू 2 अंडर रूट स्मॉल h ब्रैकेट में कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ये परास का सूत्र आ गया। अगर हम इस सूत्र में एक चीज और यहां पर समझते हैं कि अगर हम इस सूत्र में h के स्थान पर, यानी इस सूत्र में h के स्थान पर कैपिटल H माइनस स्मॉल h रखते हैं तो परास, मान लो हमने h का मान चेंज कर दिया, हमने h को स्मॉल h कैपिटल माइनस स्मॉल h मान लिया, तो इसका मतलब उसका परास बदल जाएगा। मान लेते परास कितना हो गया r डैश, जरा वैल्यू रखो यहां पर, तो ये प्राप्त होता है h की जगह आपको रखना है कैपिटल H माइनस स्मॉल h, और
यहाँ पर h माइनस स्मॉल h की जगह आपको रखना है कैपिटल H प्लस h हो जाएगा। ये इससे कैंसिल हो गया। r डैश इक्वल टू 2 अंडर रूट, देखो फिर वही चीज आ गया। यानी इससे पता चल रहा है कि अतः r का जो मान है वो r डैश के बराबर आएगा। यानी h ऊंचाई पर छेद हो और चाहे h माइनस स्मॉल h गहराई पर छेद हो, दोनों से निकलने वाले द्रव का जो क्षैतिज परास है वो बराबर होगा। अर्थात टैंक में छिद्र h गहराई पर, टैंक में छिद्र h गहराई पर हो या h माइनस h गहराई पर, h माइनस h गहराई पर हो, दोनों छिद्रों से निकलने वाले द्रव का क्षैतिज परास मतलब क्षैतिज परास बराबर होता है। इसका क्या मतलब है? अर्थात टैंक में h गहराई पर छिद्र हो या h माइनस h गहराई पर, दोनों छिद्रों से निकलने वाले द्रव का क्षैतिज परास बराबर होता है। मतलब जरा इसको समझ लो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर हम टैंक में द्रव भर दें, अगर हम ये कहें टोटल ऊंचाई हमारी है इसकी, टैंक में जो भरा द्रव है मान लेते हैं वो 50 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरा है। ये 50 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरा है। हम यहाँ पर स्वतंत्र तल से अगर h गहराई पर छेद करें, h का मतलब हम मान लेते हैं यहाँ छेद कर देते हैं हम 10 सेंटीमीटर की गहराई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो इससे निकलने वाला जो द्रव है वो इतनी दूर गिरेगा, ठीक है ना। ये जो परास आएगा वो कितना होगा मान लेते हैं r। अगर हम h माइनस 10 यानी 40, h माइनस 10 50 माइनस 10 मतलब 40 हो गया, तो 40 गहराई पर छेद करेंगे तो यहाँ पर करना पड़ेगा छेद। तो ये गहराई कितनी हो जाएगी? यानी 40 h माइनस स्मॉल h कैपिटल में स्मॉल करेंगे तो गहराई कितनी? इतनी। अब यहाँ से जो पानी निकलेगा वो भी उतनी ही परास पर जाएगा, यानी सेम परास रहेगा यहाँ से यहाँ तक पानी। ये मतलब है चाहे हम h गहराई पर छेद करें चाहे कैपिटल h में स्मॉल h गहराई पर छेद करें, दोनों का जो परास होगा वो सेम आएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन वेग अलग अलग होगा। वेग किस पर निर्भर करता है? ऊंचाई पर। वेग तो फार्मूला अलग होता है, वेग का फार्मूला तो होता है 2 अंडर रूट 2gh। भाई h जितना ज्यादा होगा वेग का मान उतना ज्यादा होगा। यहाँ ज्यादा तेज पानी निकलेगा, यहाँ पर कम तेज पानी निकलेगा, लेकिन दोनों का जो परास होगा वो सेम आएगा। तो ये बात तो समझ में आ गई कि दो छिद्रों से, लेकिन वो दो छिद्र कैसे होने चाहिए? h गहराई पर हूं या h माइनस स्मॉल h गहराई पर हूं, तो फिर वहां से निकलने वाले द्रव का जो क्षैतिज परास होगा वो सेम आएगा। ठीक है। उसके बाद जरा एक चीज और समझते हैं कि इसको नोट कर लो जरा पहले। ये बहुत कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको जरा समझ करके तैयार करना है। बात फिर आती है कि अगर क्षैतिज परास अधिकतम लेना हो, कितनी गहराई पर छेद करें कि वो सबसे दूर गिरे जा करके द्रव। तो सबसे दूर का कॉन्सेप्ट क्या है कि मतलब h मैक्सिमम कब होगा? h किस पर निर्भर करता है? देखो कैपिटल H भाई द्रव कितनी ऊंचाई तक भरा हुआ है वो तो फिक्स वैल्यू है। अब छेद कहां पर करते हैं? h वैरी कर रहा है, जहां पर छेद करेंगे यानी h का मान कम ज्यादा करने से r का मान कम ज्यादा होगा। तो r मैक्सिमम कैसे करेंगे? r मैक्सिमम करने मतलब ये जो अंडर रूट के अंदर जो पार्ट लिखा है वो ज्यादा हो,
और ज्यादा कैसे होगा, इसके सिद्ध करने के लिए हम लोगों ने मैथ में एक टॉपिक पढ़ा है मैक्सिमा मिनिमा का, उच्चिष्ट निम्निष्ठ। उसमें हम लोग क्या करते हैं, जब उच्चिष्ट निम्निष्ठ की वैल्यू निकालनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका अवकलन। तो पहले हम क्या करें, आर मैक्सिमम के लिए क्या करते हैं, देखो जरा मैथ वाला दिमाग जरा आपको लगाना है यहाँ पर। आर मैक्सिमम के लिए आप देखो, ये हम लोग मैथ पढ़ा है कि अगर y इज इक्वल टू कोई फंक्शन आप f(x) के रूप में दे रखा है, अगर मैक्सिमम में करना है तो क्या करते हैं हम लोग dy अपॉन dx इक्वल टू क्या मानते हैं, 0। ये तो करते हैं मैक्सिमम निकालने के लिए अवकलन करना है, जो वेरिएबल है उसके सापेक्ष अवकलन करना है, बराबर 0 कर देना है। वही चीज यहाँ पर भी, इसमें वेरिएबल कौन है, h, और y की जगह यहाँ r का काम कर रहा है, तो r मैक्सिमम कैसे करना है, r मैक्सिमम के लिए dr, अब चूंकि वर्गमूल के अंदर अगर अधिकतम होगा तो स्क्वायर कर लेंगे तो भी अधिकतम आएगा, तो या तो हम इसके अंदर वाले पार्ट का अवकलन कराएं या तो इसका स्क्वायर कर लें, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अंडर रूट h माइनस अंडर, सॉरी अंडर खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, कैप स्मॉल h और ब्रैकेट बचेगा स्मॉल कैपिटल h माइनस स्मॉल h। तो डी आर स्क्वायर अपॉन डी एच करो इसको, तो इसका जरा अवकलन करो कितना हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2h कैपिटल H माइनस 2h स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। अब जरा इसका अवकलन जब करोगे तो कितना हो जाएगा मान, इसका अवकलन करो तो ये हो जाएगा 2h बचेगा, यहाँ h का तो 1 हो गया, यहाँ कितना बचेगा 2 2 4h इतना आएगा। इसको क्या करना है हमको, बराबर 0, तो ये हो जाएगा 2h माइनस 4h, यहां से इसको स्मॉल h की जरा वैल्यू निकालो, तो यानी 2h इक्वल टू 4h, तो यहां से h इक्वल टू कितना हो गया 2h अपॉन 4, यानी इसको लिख सकते हैं h इक्वल टू h बाई 2, h बाई 2, यानी इसके बीचों बीच अगर छेद करेंगे, यानी ये जो छेद कहां करें हम, अगर 50 सेंटीमीटर अगर तक पानी भरा हुआ है तो 25 सेंटीमीटर में छिद्र करेंगे, यहाँ पर से ऊपर से 25 नीचे से 25 बिल्कुल बीच में, तो इसका जो परास होगा वो सबसे ज्यादा होगा, बहुत दूर गिरेगा पानी, समझ में आ रहा है कि नहीं, यानी सबसे ज्यादा, इससे कम ऊपर से करोगे तो परास का मान कम हो जाएगा। तो मैक्सिमम परास होगा कितना, यानी आर मैक्सिमम मान कितना आएगा, फिर कितनी दूर गिरेगा, आर मैक्सिमम मान कहां रखते हैं हम लोग, यहां पर 2 अंडर रूट h का मान h बाई 2 और यहां पर h माइनस h बाई 2 कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करो, r मैक्सिमम कितना आ गया 2 अंडर रूट यहां से h बाई 2 इंटू h बाई 2 कितना आ गया, h बाई 2 बचेगा, यानी इसको लिख सकते हैं r मैक्सिमम इक्वल टू हो सकता है 2h बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, r मैक्सिमम की वैल्यू आ गई, r मैक्सिमम इक्वल टू कितना आ गया कैपिटल H, यानी मैक्सिमम रेंज कितनी होगी, जितना उसमें पानी भरा होगा, 50 सेंटीमीटर तक पानी भरा है तो मैक्सिमम डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर ही हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, और कब होगी, जब उसको जब छिद्र हम कहां बनाएंगे, बीच में, एकदम टैंक के बीच में बनाएंगे तो मैक्सिमम परास होगा, परास किसके बराबर आएगा, जितना पानी भरा होगा, ठीक है ना। तभी आपने देखा होगा कि छिद्र अगर बना देते हैं तो मान लो बीच में छिद्र बना दिया, जो छिद्र बनाएंगे धीरे धीरे इसका तल नीचे गिरेगा, तल गिरेगा तो इसका जो रेंज है वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है, ठीक है ना। तो ये आप समझ सकते हैं मैक्सिमम परास होगा जितना उस पर जितनी ऊंचाई तक पानी भरा होगा, और छेद कहां पर करेंगे, मध्य बिंदु पर। इस तरीके से हम इस टॉर्सली प्रमेय को समझ सकते हैं। इस पर आधारित जो टॉपिक हमने बताया है, फार्मूले जो बताए हैं उस पर आधारित न्यूमेरिकल्स भी आपको करने हैं कि द्रव कितना समय लगेगा, समय निकालना है तो कौन सा फार्मूला बताया हमने निकालने के लिए, T बराबर अंडर रूट H माइनस स्मॉल h इंटू भी रहेगा वहां अपॉन G, ये समय निकाल सकते हो कितना समय लगेगा। और परास के लिए सूत्र आपको ये याद रखना है 2 अंडर रूट स्मॉल h
इतनी बात आपको ध्यान रखनी है तो न्यूमेरिकल लगाना थोड़ा आसान हो जाएगा, वरना प्रक्षेप के तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो, प्रक्षेप वाले मेथड से भी। ठीक है, और v का मान तो याद ही रखना है, टॉर्सलिक प्रमेय के अनुसार कितना होता है 2gh। इतनी बात अगर ध्यान रखेंगे तो फिर इसके आधारित जो इसके न्यूमेरिकल आसानी से लग जाएंगे। ठीक है, तो आज क्लास में समाप्त करते हैं, अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।